चलिए, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने फाइनल के बेसिक्स। देखिए, फाइनल के अंदर बेसिक्स अपन को वो नहीं पढ़ने जो इंटर के अंदर पढ़े हैं, लेकिन कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वो बार बार आगे काम आने वाली है। और क्या चीज काम आने वाली है, दैट इज टैक्स रेट। तो टैक्स रेट्स हमको क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक्स में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टैक्स रेट, जिसमें नॉर्मल टैक्स रेट है। और हो सकता है आपने अगर पुराना पढ़ा है तो एक 115 बीएससी सेक्शन भी आ गया है, जिसमें कुछ न्यू टैक्स रेट भी ऐड ऑन हो गई है। वो भी अपन को यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा हमको सरचार्ज पढ़ना है और मार्जिनल रिलीफ पढ़नी है। मतलब ये चीजें जो अपन को बेसिक में पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आ जाएगा ये फाइनल के अंदर। कहीं पर भी टैक्स निकालने वाला पॉइंट आ सकता है, कंपोनेंट आ सकता है। तो अपन को क्लियर होना चाहिए कि टैक्स कैसे निकलेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें। तो देखिए, यहाँ पर आज अपन सीखने वाले हैं रेट ऑफ टैक्स, जो कि काफी हद तक आपको पहले से क्लियर होगी कि क्या क्या टैक्स की रेट्स है। तो सबसे पहली जो टैक्स की रेट्स अपन देखने वाले हैं वो है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए। देखो, ये टैक्स की रेट क्या है, अपन समझते हैं कि इनके लिए कैसे टैक्स की रेट बना रखी है। ये आप मेरे साथ नोट भी करेंगे, टैक्स रेट्स। यस, तो सबसे पहले अपन टैक्स रेट पढ़ते हैं, देखते हैं टैक्स रेट कैसे बनाई गई है। हो सकता है आपको इंटर की याद हो, फिर भी अपन को पढ़ना पड़ेगा ताकि कुछ मिस आउट ना कर दे अपन। देखिए, टैक्स रेट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। होपफुली आपको पर्सन की मीनिंग याद होगी, पता होगी, जो कि आप इंटर में पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। देखिए, अलग अलग पर्सन के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीआई, एजेपी के लिए देखेंगे। देन अपन फर्म, एलएलपी के लिए टैक्स की रेट देखेंगे। और फिर देन अपन कंपनी के लिए टैक्स की रेट देखेंगे। तो सबसे पहले जो टैक्स की रेट अपन देखेंगे, दैट इज फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी। उसके बाद जो अपन टैक्स की रेट देखेंगे वो फर्म, एलएलपी के लिए होगी। और उसके बाद जो देखेंगे वो कंपनी के लिए होगी। तो फर्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। इन सारे के सारे असेसीज के ऊपर क्या लगती है, स्लैब रेट लगती है। टैक्स की रेट जो लगती है वो लगती है स्लैब रेट। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्म, एलएलपी के ऊपर, इनके ऊपर टैक्स की रेट क्या होती है, आप पढ़ के भी आ चुके हो। क्या टैक्स की रेट लगती है? यस, फर्म एलएलपी पर क्या लगेगी, सीधी 30% फ्लैट रेट। कोई भी एग्जम्पशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी, कंपनी पर टैक्स की रेट क्या है? तो कंपनी को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि कंपनीज के ऊपर अलग अलग टैक्स की रेट चलती है। कौन से दो पार्ट में बांटेंगे? सर, एक तो होती है डोमेस्टिक या इंडियन कंपनी, इनके ऊपर टैक्स की रेट अलग होती है, और फॉरेन कंपनी पर अलग होती है। फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट कितनी होती है, 40%। इंडियन कंपनी पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स रेट है। आगे जब हम असेसमेंट ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अलग अलग सेक्शन में जो टैक्स की रेट अलग अलग है।
तो फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स की रेट होती है वो होती है आपकी 40%। डोमेस्टिक या इंडियन कंपनी को अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं। जनरली मैं इनको छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी कहता हूं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। स्मॉल छोटी वाली इंडियन कंपनी है तो टैक्स की रेट अलग है, और बड़ी वाली बिग इंडियन कंपनी है तो टैक्स की रेट अलग है। अगर बात करें छोटी कंपनी है तो टैक्स की रेट कितनी है? 25%। अब बड़ी कंपनी है तो टैक्स की रेट कितनी है? 30%। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि छोटी कंपनी कौन सी और बड़ी कंपनी कौन सी? इसको डिफाइन किया गया है, स्मॉल कंपनी के बारे में बताया गया और यहाँ पर अमेंडमेंट भी हुआ है, तो इसीलिए स्मॉल कंपनी वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या कंडीशन बताई गई है कि स्मॉल कंपनी किसे माना जाएगा इसके लिए? तो आइए वो देख लेते हैं, स्मॉल कंपनी क्या होती है। देखिए स्मॉल कंपनी किसे बोला गया है? ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर अप टू 450 करोड़, 450 करोड़ तक हो। कौन से साल में? तो साल देखो कौन सा है। पहला तो अपना असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23। अब प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? फिर 21-22। 21-22 में नहीं बोला, 21-22 का मत देखो। बोला सर 21-22 ना सही तो फिर 20-21 देख लो। बोला 20-21 भी मत देखो, 19-20 देखो। मतलब इसका लॉजिक भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक है इसका। इट मींस दैट कंपनी whose turnover in previous year, या इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? देखो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है, उसको छोड़ दो। 20-21 को छोड़ दो, 19-20 में। इन प्रीवियस ईयर 2019-20 was up to 450 करोड़, 450 करोड़ तक था। अब सर देखो आप एक बड़ी बात सोचेंगे यहां पर, मैं आपको बताता हूं वो क्या बात है जो हमको नोट करनी चाहिए। ईयर बोला गया ये, ठीक है। अब लॉजिकली सोचना जरूरी है कि सर ये ईयर ही क्यों बोला गया, ऐसा क्या कारण है। अब आप फाइनल में आ गए हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो हम टैक्स रेट कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं? 21-22 के लिए, और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब तुम ये देखो कि सर प्रीवियस ईयर 21-22 का रोल यहां पर आता है एक, इसके अलावा प्रीवियस ईयर 20-21 और एक प्रीवियस ईयर 19-20 का रोल आता है। इस लॉजिक को ध्यान से समझना। देखो 21-22 लेने का तो वैसे भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इस साल के लिए तो टैक्स रेट निकाल रहे हैं, और किसी साल के लिए टैक्स रेट तो पहले ही बना दी जाती है ना, उस साल के शुरू होने से पहले ही। तो 21-22 का तो कहीं भी रोल नहीं आता है। कौन सा एक्ट लगेगा इस साल के ऊपर? लग रहा है फाइनेंस एक्ट 2021, और यही हमारे एग्जाम में आने वाला है, यही हमको फॉलो करना है इस बार जो एग्जाम्स आएंगे जून के और दिसंबर के, उन दोनों में। अब फाइनेंस एक्ट 2021 हमारे ऊपर लगने वाला है। लेकिन सर फाइनेंस एक्ट 2021 अगर अपन देखें तो जब ये बन रहा था तब क्या 21-22 आ गया था क्या? तो हर साल फरवरी 21 के लगभग अपना बजट आ जाता है। 21-22 कब से शुरू होता है? अप्रैल से। तो ये साल तो आया ही नहीं था जब ये फाइनेंस एक्ट बन रहा था। दूसरी बात, इस फाइनेंस एक्ट में इस साल के लिए टैक्स रेट बना रहे थे, तो जिस साल की टैक्स रेट उसी साल का टर्नओवर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो,
छोटी बड़ी के लिए सेम ईयर तो ले नहीं सकते, तो तुम 20-21 ले लो। 20-21 क्यों नहीं ले रहे हो भाई, फिर उसका क्या कारण है? देखो जैसा कि मैंने बोला कि बजट कब आ जाता है, फरवरी। जैसे हमारे ऊपर जो फाइनेंस एक्ट लग रहा है वो कब आ गया, फरवरी 2021 में आ गया था। जब फरवरी 2021 का फाइनेंस एक्ट बन रहा था, बजट बन रहा था, तब कौन सा साल चल रहा होगा? 2020 21 चल रहा होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब तुम ये बताओ 20-21 कहां से कहां तक चलता है? तो सर 20-21 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तुम ये देखो, जब ये बजट बन रहा था, जब ये फाइनेंस एक्ट बन रहा था, उस टाइम पर 20-21 भी चल रहा था, वो भी क्लोज नहीं हुआ था। अगर ये कंडीशन वहां डालते हैं 450 करोड़ की, तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यार अपना जिनका टर्नओवर थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा ना, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर लेंगे। कैसे? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मार्च तक बनते हैं, फिर ऑडिट हो तो सितंबर तक जाकर के कंप्लीट होती है। तो अब वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस वहां पर हो जाते हैं। इस वजह से देखो, जो साल चल रहा था, अभी देखो फरवरी 21 में ये तो आया ही नहीं था, इसलिए नहीं लिया। ये वाला साल इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना तो अभी इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने, ना ही ऑडिट हुई है। तो मैनिपुलेशन के चांसेस है, लोग अपना टर्नओवर मैनिपुलेट कर लेंगे। गवर्नमेंट बोलती है हमें तो एक ऐसे साल का टर्नओवर चाहिए जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फुल एंड फाइनल हो, ऑडिट हो करके, क्योंकि तभी तो हम भरोसा कर पाएंगे कि ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए हमको। तो तुमने तो बोल दिया मेरा इतना है, हम नहीं मानेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर? गवर्नमेंट बोलती है कि तुमको जो बुक्स टर्नओवर बताना है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताने हैं, वो कौन से साल के बताने हैं फिर? बोला यहां पर हम लिख रहे हैं 2019-20। 19-20 देखो तो खत्म कब हुआ होगा ये साल? 31 मार्च 2020 को। ये साल भी खत्म हो गया और इसकी ऑडिट भी कंप्लीट हो गई होगी। तो इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आएंगे, इन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो टर्नओवर निकल के आएगा वो ऑथेंटिकेट होगा, क्योंकि इसकी ऑडिट वगैरह सब कुछ होकर के कंप्लीट हो गई होगी। इसी वजह से इस प्रोविजन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर देखो क्या लिखा गया, 2019-20 लिखा गया। ये लॉजिक था जिस वजह से यहां पर इतना पीछे जाकर के साल लेना पड़ा। मतलब 2019-20 के टर्नओवर का फर्क 2021-22 की टैक्स रेट के ऊपर पड़ने वाला है। बताइए क्लियर है कि नहीं बात ये, यस और नो? नई कंपनी में फिर उसका जो टर्नओवर है, देखो पुरानी तो है नहीं, वो तो उसी साल का देखेंगे, और नई स्टार्टअप्स के लिए वैसे ही ऑफर है, उनके टर्नओवर के लिए वैसे ही वहां पर ऑफर दे रखे हैं कि भाई इतना इतना टर्नओवर है तो आपको इस टैक्स रेट का, न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट। तो कोई नई कंपनी आती तो स्टार्टअप वाले सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है, जो दूसरे सेक्शंस अपन पढ़ेंगे वहां पर टैक्स रेट आएगी। तो इसको नोट कर लिया आपने? ये लॉजिक भी नोट कर लेना, क्योंकि ये काफी काम का लॉजिक है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्यों नहीं लिया। तो मैं यहाँ पर साथ में लिख भी देता हूं कि भाई 20-21 क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया और ये क्यों नहीं लिया। देखिए सबसे पहले 21-22 क्यों नहीं लिया भाई? बिकॉज दिस ईयर हैज नॉट बीन स्टार्टेड। कब तक स्टार्ट नहीं हुआ था? जब ये बन रहा था, ये जब फाइनेंस एक्ट आ रहा था उस टाइम पर ये साल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। 20-21 क्यों नहीं लिया? बिकॉज दिस ईयर डिड नॉट एंड, क्योंकि ये साल एंड नहीं हुआ था, एंड दिस ईयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिड नॉट गेट ऑडिटेड। ये साल क्यों लिया गया? दिस ईयर was taken
because this year's books of accounts was closed and audited. क्लियर है ये बात? हाँ, इधर ऑनलाइन में क्लियर है बात? was up to 450 crore. अब देखिए, अभी तक हमने ये सारी बातें देख ली। अब ये देखना जरूरी है कि स्लैब रेट्स आखिर क्या है, स्लैब रेट्स क्या क्या लग रही है, क्या क्या है, उन चीजों को देखना भी जो है वो जरूरी है। चलिए तो ये देखते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ इन पर क्या टैक्स की रेट लग रही है, स्लैब रेट्स क्या क्या है, और आपने पढ़ी हुई भी है, काफी ज्यादा याद है आपको। पहली जो टैक्स रेट है वो है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए। ठीक है, और ये पहले सुपर सीनियर सिटीजन दे दिए अपन, है ना, नॉर्मल वाली पे चलते हैं पहले। हम्म। नॉर्मल टैक्स रेट ये रही। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपने बचपन से पढ़ी है, बचपन से मतलब जब से डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, 2.5 लाख रुपए तक जो है कोई भी टैक्स नहीं है, निल है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स कितना देना है? 5%, जो भी 2.5 लाख से ऊपर गई है वहां तक के लिए। इसके अलावा अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है तो टैक्स कितना देना है? 12,500 प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम। ये कैसे 12,500 कैसे आया? अगर तुम 5 लाख तक का टैक्स निकालोगे तो 12,500 बनेगा, प्लस अब 5 से जितना ऊपर गया है उसके ऊपर हमको 20% टैक्स दे देना है, जैसे अपन एग्जाम्पल भी करेंगे। और 10 लाख से ऊपर है तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ द इनकम अबाउट 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। अब ये जो टैक्स रेट है ये किस किस के लिए लगती है, बड़े ध्यान से समझना। ये टैक्स रेट अपन ने देखी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, इन सब के लिए ये टैक्स रेट लगेगी। इंडिविजुअल कौन से पे लगेगी? ये टैक्स रेट ऐसे इंडिविजुअल पर लगेगी जिनकी जो एज है वो लेस देन 60 ईयर्स है, मतलब जो सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं। दूसरी बात, जो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट की एज कितनी भी हो, एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट की एज कितनी भी हो, मतलब नॉन रेजिडेंट चाहे 80 साल का ही क्यों ना हो, उस पर यही टैक्स रेट लगती है। मतलब आगे भी ध्यान रखना, काफी जगह काम आएगा कि नॉन रेजिडेंट को जो ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। मतलब नॉन रेजिडेंट की तुमको बोले कि एज कितनी है, 80 साल, तो भी यही टैक्स रेट लगानी है, 90 साल तो भी यही लगानी है, 40 साल तो भी यही लगानी है टैक्स रेट।
अच्छा सिंपली बोले तो जिनका जन्म ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1962 के बाद हुआ है उन पे ये टैक्स रेट लगानी है। तुम लॉजिकली निकालोगे तो वो 60 साल तक के आएंगे अभी। इस वजह से ये डेट भी निकाल के दे दी कि 2 अप्रैल 1962 या उसके बाद में जिन लोगों का जन्म हुआ है ना उनके ऊपर ये वाली टैक्स रेट लगेगी। ठीक है। 19 ये ज्यादा हो रहे होंगे साल निकालना है तो, या उतने ही हो रहे? 60 हो रहा है अप्रोक्स, ठीक है बस। यहां से डेट अभी बताते हैं इसका लॉजिक 2 अप्रैल क्यों लिया है। अभी अपन सीनियर सिटीजन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे 2 अप्रैल क्यों लिया गया है, रीजन है इसका। सीनियर सिटीजन अगर देखें अपन, सीनियर सिटीजन का बेनिफिट किसको मिलेगा? ओनली एंड ओनली, पहली बात ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ओनली रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलता। सीनियर सिटीजन को क्या होता है कि जो एग्जम्पशन लिमिट है वो थोड़ी बढ़ा करके दी जाती है। आम लोगों के लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, सीनियर सिटीजन के कहां तक नहीं लगता? 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। फिर आगे बिल्कुल सेम है वही का वही, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक जो है वो 5 से 10 लाख तक जो है वो फिर 20%, और 10 लाख से ऊपर जो है वो 30% की टैक्स रेट लगेगी। अब यहां पर बात आती है सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन जो 60 साल या उससे ज्यादा हो। अगर डेट वाइज देखा जाए तो डेट वाइज क्या है? जो 2 अप्रैल 1942 या उसके बाद जन्मा हो, लेकिन 2 अप्रैल 1962 से पहले हो। अब ये 2 अप्रैल लेने का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी लैंग्वेज, यहां पर अगर लैंग्वेज में देखे तो होता क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति का, मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति का बर्थडे आता है 31 मार्च को, अब कोई व्यक्ति है ना 31 मार्च 2022 को उसका बर्थडे आया, वो पहले 59 का था और अब उसका ये 60th बर्थडे आ रहा है 31 मार्च 2022 को। तो ये सीनियर सिटीजन माना जाएगा इस साल में 21-22 में या नहीं माना जाएगा? ये सवाल है, बताइए, सोचो और बताओ, क्या ये इस साल में सीनियर सिटीजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए होता क्या है कि अगर आपका 31 मार्च को बर्थडे आ रहा है तो आप कंप्लीटेड 31 मार्च को नहीं माने जाओगे, उसके अगले दिन माने जाओगे। कोई भी चीज कंप्लीट होती है मतलब उसके अगले दिन से तुम्हारा जो है वो शुरुआत होती है। मतलब तुम्हारा 31 मार्च को बर्थडे आ रहा है तो कंप्लीट कब माने जाते हो? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या माना जाएगा? तुम्हारा एज कंप्लीशन जो है वो माना जाएगा। तो अब तुम सोच के मुझे ये बताओ यहाँ पर 2 अप्रैल क्यों लिया गया है? क्या रीजन है, क्या लॉजिक है कि 2 अप्रैल लिया गया? हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से। तो कोई उसी 1 अप्रैल तक आएगा तो वो 60 का नहीं माना जाएगा। जब वो दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से क्या माना जाएगा? वो 60 का। 31 मार्च वाला लॉजिक सेम लगेगा, सेम लॉजिक है। मतलब तुम उस दिन, अब 1 अप्रैल से अपना साल स्टार्ट होता है तो वो किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को ही आ रहा है तो उस दिन कंप्लीटेड नहीं है, वो कब माना जाएगा कंप्लीटेड? 2 अप्रैल को माना जाएगा, वो दिन निकलने। इसीलिए यहां पर क्या लिया गया? 2 अप्रैल लिया गया। इसका कारण यह है 2 अप्रैल लेने का। और किसी का सर 31 मार्च को आता है बर्थडे तो फिर 31 मार्च को आता है तो वो 1 अप्रैल को ही क्या मान लिया जाएगा? कंप्लीटेड मान लिया जाएगा। हम्म। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब है कि तुम प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन अगर 60 साल के हो गए तो तुम क्या मान लिए जाओगे? सीनियर सिटीजन मान लियो। मान लो तुम 1 मार्च को 60 साल के हुए तो तुमको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाएगा उसी साल में। पूरे साल मतलब तुम पूरे साल तो नॉन सीनियर थे,
लेकिन अगर किसी भी दिन तुम सीनियर सिटीजन अचीव हो जाते हो, उस दिन से आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, 31 मार्च से पहले पहले। सिंपली बोले तो 30 मार्च तक जिनका बर्थडे आता है, उसको क्या मिल जाता है, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल। और अब ऐसे लोग जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन किनको बोला जाता है, जिनकी एज 80 ईयर हो जाए या फिर इससे ज्यादा हो। 80 to 100 मत बोलना भाई, कई लोग 100 से भी ज्यादा जी लेते, तो क्या उनसे टैक्स नहीं लेंगे? इनकम कमाएंगे तो लेंगे। तो इसलिए 80 ईयर और मोर वाले को अपन क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए देखो कहां तक टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक। फिर आगे का सेम है, 20% और फिर ये 30% टैक्स। यहां से फाइनल में बहुत ज्यादा बार एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू बनते ही बनते हैं, दो दो एमसीक्यू बन जाते हैं। एक सरचार्ज आ रहा है, सरचार्ज से भी खूब खूब बनते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वैसे तो काम आएंगे। अभी अपन है ना पहले इंटरनेशनल पढ़ेंगे। इंटरनेशनल टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार उसको कवर करा सीधे 30-35 नंबर कवर होंगे एक चैप्टर का। तो अब तुम वहां पर देखोगे कि वहां पर अपन को टैक्स निकालना पड़ेगा बार बार, तो इसलिए भी टैक्स निकालना आना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहां से जो एमसीक्यू है आपका, पहला दूसरा कोई भी पेपर उठा के देखना तुम फाइनल का, पहला या दूसरा एमसीक्यू या तो टैक्स रेट या फिर सरचार्ज से होता है। तो अब सुपर सीनियर सिटीजन को भी यहां पर डिफाइन किया गया है कि भाई जिनका बर्थडे 2 अप्रैल 1942 या उसके बाद आ रहा है। मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है, टैक्स की रेट जो है सबके लिए सेम है। तुमको ये कोई डेट लर्न रखने की जरूरत है नहीं है सच, क्योंकि डेट देके तो निकलवाता नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि वो इतने ईयर्स का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग तुम आराम से निकाल देते हो। ये अमाउंट देखिए, जब तुम 10 लाख से ऊपर जा रहे हो तब तो ये 1 लाख ही रहेगा ना। हम्म। तो आपको ये अमाउंट वैसे लर्न करने की नीड ही नहीं है। मान लो तुमको 12 लाख पे टैक्स निकालना है, निकालो कितना आएगा फटाफट से। सुपर सीनियर सिटीजन का 12 लाख पे टैक्स निकालो कितना आएगा। तो तुमको करना क्या होगा, पहले तो तुमको ऊपर देख लो, 10 से कितना ऊपर जा रहा है, 2 लाख, उसका कितना कर दो 30%। 2 लाख का 30% करा कितना आ गया, 60 हजार। और तुम ये 1 लाख ऐड ऑन कर दो। या फिर तुम वैसे निकालना चाहते हो तो फिर अप टू 2,50,000 निकलेगा पहले, वो कितना आएगा, नील। फिर तुम 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक निकालोगे, वो कितना आएगा, 5%। हाँ, नॉर्मल एसएससी पर, मतलब मैं निकालना सिखा रहा हूं, फिर इस पर लगाएंगे। फिर 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 30%, फिर उससे ऊपर जाता है। अब यही सेम अप्लाई करें तो यहां पर क्या चेंज आता है, यहां पर सिंपली यही चेंज आता है कि तुम्हारी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख तक है। तो तुम अप टू 5 लाख कितना लिखोगे, नील। 5 लाख से 10 लाख 20%, तो 1 लाख रुपए आ गया सीधा सीधा। और 10 लाख से फिर 12 लाख, 2 लाख का 30% कर दोगे। बताइए टैक्स रेट क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो। तुम ये मेन टैक्स रेट नोट कर लो फटाफट से, क्योंकि अब टैक्स रेट से रिलेटेड न्यू टैक्स रेट भी देखेंगे। एक नई जो टैक्स रेट आई है, ये वाली टैक्स रेट को आप नोट ऐसे करेंगे, इसकी हेडिंग तुम लिखोगे इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों के लिए है। एज बिलो 60, और इसके अलावा एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए, इन सब के लिए जो है ये टैक्स रेट है। और फटाफट से 2 मिनट में इसको लिख लो, ये डेट वगैरह ना लिखो तो चलेगा। नॉन रेजिडेंट वाला पॉइंट ध्यान रखना, तुम्हारे फाइनल में नॉन रेजिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पर नॉन रेजिडेंट आता है। देखो, नॉन रेजिडेंट की तो एज कितनी भी हो तो यही लगना है। तो ये जो एज वाला कंसेप्ट है ये रेसिडेंट के लिए है, बिलो 60 वाला।
चलिए इसके बाद में आप ये वाली टैक्स रेट, हमको जस्ट 2 से 3 क्लासेस बेसिक पर देनी है, बाकी एसएससी इंडिविजुअल पर्सन की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तो तुमको आते ही है। चाहे तो तुम लिख लेना, हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जो हमारे पढ़ने के सोर्स रहेंगे वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे आपको। जो हमारे पढ़ने के सोर्स रहेंगे, एक तो अपनी बुक होगी नोट्स की, वो मिलेगी आपको, एक क्वेश्चन बैंक और एक एमसीक्यू बुक, 3 सोर्स से अपन को पढ़ाई करनी है, तब जाकर के नंबर आएंगे। मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था, लॉ और डायरेक्ट टैक्स में सबसे कम नंबर आते हैं फाइनल में, इसमें सबसे ज्यादा तुमको मेहनत करनी होगी। इसको नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, और बस ये टैक्स रेट नोट डाउन कर लो। और लास्ट अपनी आ जाती है ये वाली सुपर सीनियर सिटीजन। तुम खुद भी बना सकते हो ये। अभी अपन अपकमिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम में, क्वेश्चन बन सकता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे, बोलेंगे इसको नॉर्मल टैक्स रेट के साथ जाना चाहिए या 115 बीएसी के साथ जाना चाहिए। 115 बीएसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि न्यू टैक्स रेट है, और 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। चांसेस है कि या इसके साथ जाए या 115 बीएसी के साथ जाए, क्योंकि 115 बीएसी वाली जो नई टैक्स रेट है ना, उनको लेने के लिए अपन को कुछ बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, जो अपन लास्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी। तो तब हमें पता चलेगा कि हाँ, दोनों में से फायदा वाला पूछा जा सकता है हमसे। चलिए, तो आज अपन यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में 115 बीएसी पढ़ेंगे और रिबेट्स पढ़ेंगे और सरचार्ज पढ़नी है। अप्रोक्सी 3 क्लास में अपना जो है बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन डायरेक्टली, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार पहले इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दूसरी चीजें आना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत डिडक्शन आना जरूरी है, दैट्स इट। पूरा इंटरनेशनल टैक्स 1 महीने का चैप्टर है, लेकिन वो 1 महीने में सीधे अपने 30 नंबर कवर होते हैं, तो वो सबसे फायदेमंद चीज होगी। तो पहले अपन वो करेंगे, और वो डिफरेंट भी है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।